हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 2 ऑफ क्लास 12 कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पार्ट 1 के अंदर इस चैप्टर की हमने कुछ बेसिक थ्योरी को कवर किया था, जो है तो बेसिक बट इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप उस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम शुरू करते हैं और सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो लास्ट क्लास में कंपनी और शेयर्स का मीनिंग अच्छे से समझने के बाद आज की क्लास में हम समझेंगे कि हमें शेयर्स को पढ़ क्यों रहे हैं। कंपनी के रिस्पेक्ट में शेयर्स को पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, शेयर्स का मतलब है कि कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसको छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड करना। ठीक है, जो कंपनी की कैपिटल है उसको छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड करना। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, सपोज हमने एग्जांपल लिया था 1,00,000 रुपए, जिसको कंपनी ने 10 रुपीज के शेयर्स में यानी 10 रुपीज के डिनोमिनेशन में डिवाइड किया और बोला कि कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है एट द रेट 10 वाले, इश्यू करके कंपनी 1,00,000 रुपीज इकट्ठा करना चाहती है। तो देखो यहीं पर आंसर है, यानी शेयर्स इश्यू करने का रीजन होता है कि कंपनी फाइनेंस इकट्ठा करना चाहती है, पैसा इकट्ठा करना चाहती है। तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक के पास जाती है और शेयर्स इश्यू करती है। सर क्या शेयर्स इश्यू करने के और सर के पैसा इकट्ठा करने के और कोई तरीके नहीं होते, सिर्फ शेयर्स ही होता है? नहीं नहीं, और भी तरीके होते हैं। आप बैंक लोन के पास जा सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, आप अपना खुद का पैसा भी यूज कर सकते हो। आप बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि सर पैसा कहां कहां से आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स, बैंक लोन, ठीक है, उसके अलावा शेयर्स। ये है यहाँ पर शेयर्स की बात जो हम कर रहे हैं कि हम शेयर्स के थ्रू भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सर ये तो हमें समझ आ गया कि कंपनी, जब एक कंपनी अपना बिजनेस कर रही होती है तो पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो पब्लिक को शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर लेती है। ये काम किया कैसे जाता है, इसका भी तो कुछ प्रोसेस होता होगा ना। बिल्कुल, कंपनीज एक्ट 2013 ने पूरा एक प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है जिसको फॉलो करके ही हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं अपने उसी शेयर इशू के प्रोसेस से, यानी कि प्रोसेस ऑफ शेयर इशू क्या है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो अब कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं, यानी अपने शेयर्स लोगों को बेचने हैं और लोगों से पैसा लेना है। बेसिकली है क्या, कंपनी ने बोला कि ये देखो मेरा ये एक शेयर है, ठीक है, इसको खरीदो और ये 10 रुपए की कीमत का है, यानी जितने लोग जितने शेयर्स खरीदेंगे उतने मल्टीप्लाई 10 रुपए दे देंगे कंपनी को। बिल्कुल ठीक सी बात है। पर अब कंपनी ने इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करना है। एक बात बताओ, नॉर्मल सेल्स प्रोसेस क्या होता है? नॉर्मल सेल्स प्रोसेस होता है कि आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हो, कस्टमर आपको पैसे देता है। पर ये प्रोसेस कब तक नहीं हो सकता अच्छे से? सर तब तक नहीं हो सकता जब तक कस्टमर को पता ना हो कि मैं एक प्रोडक्ट को बेच रहा हूं। यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे मेरे कस्टमर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स है, जो मेरा शेयर होल्ड कर सकते हैं, खरीदेंगे कंपनी के शेयर होल्डर, उनको बताना कि आओ आओ मेरे शेयर्स खरीदो, मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है, उसको पैसे की जरूरत है, इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो कंपनी एक शानदार सा प्रोस्पेक्टस, वर्ड आया हमारे पास प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का मतलब इन्विटेशन ऑफ शेयर्स, लोगों को बोलती है। देखो न्यूज़पेपर्स में आता है, लिखा होता है कि देखो ये कंपनी 10 मच ऑफ शेयर्स इशू करना चाहती है, इंटरेस्टेड बिडर्स कैन कॉन्टैक्ट, यानी कि इंटरेस्टेड जो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदने हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और शेयर्स खरीद सकते हैं। तो यानी सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि सबसे पहले कंपनी लोगों को इनवाइट करती है शेयर्स खरीदने के लिए। सर इनवाइट कैसे करती है? इनवाइट अलग अलग तरीकों से कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया का यूज करके इनवाइट कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं तो कंपनी को अपनी वेबसाइट पे देना पड़ता है, कंपनी न्यूज चैनल्स वगैरह पे भी दे सकती है, बिजनेस चैनल्स होते हैं वहां पर अपना जो एडवर्टाइजमेंट है दे सकती है। और अगर हम प्रिंट मीडिया का यूज करते हैं तो हम लोग न्यूज पेपर्स और मैगजीन्स में दे सकते हैं। न्यूज़पेपर्स में देने का मतलब कि हमें नेशनल न्यूज़पेपर होना चाहिए कोई भी, जहां पर हम इशू निकाल रहे हैं, और वो न्यूज़पेपर एक नहीं, देखो एक तो जिस स्टेट में आप शेयर इशू कर रहे हो, यानी कि उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में एक न्यूज़पेपर होना चाहिए और एक इंग्लिश में। सर हम ना दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर मेरी कंपनी और मैं शेयर इशू करना चाहता हूं दिल्ली में रहते हुए, तो आपको एक हिंदी में, दिल्ली की स्टेट जो है वहां, दिल्ली जो है वैसे तो स्टेट ही नहीं है, पर यहां पर जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी ही चलती है। सर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी और इंग्लिश में। तो इसी तरीके से जिस भी आप स्टेट में रहते हो वहां की वर्नैकुलर लैंग्वेज, इस लोकल लैंग्वेज को हम वर्नैकुलर लैंग्वेज ही बोल सकते हैं उस स्टेट की, और वहां पर एक इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, जो भी नेशनल न्यूज़पेपर होगा उसमें हमें ये शेयर इशू करने होंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने इनवाइट किया लोगों को कि आओ आओ मेरे शेयर्स खरीदो,
मैं पैसा इकट्ठा करना चाहता हूं, इस शेयर्स के ऊपर तुम्हें अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। सर शेयर इशू करके फायदा क्या होगा लोगों को? देखो सुनो, अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि मेरी कंपनी में पैसा लगाओ तो बदले में मैं तुम्हें कुछ रिटर्न दूंगा ना, तो वही तो तुम्हारा फायदा है। तुम एक तरीके से एक बिजनेस के ओनर बन रहे हो, और अगर ओनर बन रहे हो तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए ही बन रहे हो। तो यहां पर इसी फायदे के चक्कर में कि कल को हमें शेयर से फायदा कमाने को मिलेगा। देखो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स में, यानी कि आज प्रैक्टिकल डीलिंग जैसे होती है शेयर्स की, वो डीलिंग हम यहां पर नहीं पढ़ेंगे। वो डीलिंग पढ़ने के लिए हम अलग से कुछ बातें कर लेंगे, बट यहां पर वो डीलिंग का अभाव पूरा रहेगा। यहां पर हाँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होती जाएगी कि शेयर्स, हाउ शेयर्स वर्क्स। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये है तरीका जिसके थ्रू शेयर्स काम करते हैं और कंपनी पैसे जुटाती है। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। हाँ जी, जब कंपनी ने शेयर्स इनवाइट कर दिए, लोगों के पास इनविटेशन पहुंच चुका है कि शेयर्स खरीदो, तो लोग आएंगे, हाँ हाँ मुझे शेयर्स दो, मुझे शेयर्स दो। सब भागे भागे आएंगे, यार ये कंपनी शेयर्स बेच रही, चलो खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, लोग हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मेरी कंपनी में। ठीक है, तो यानी सबसे पहले क्या होगा इश्यू प्रोसेस में? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखो इनविटेशन हुआ, वो कंपनी ने किया। उसके बाद लोग आएंगे कंपनी को, बोलेंगे, अप्लाई करेंगे कंपनी के शेयर के लिए। वर्ड आ गया अप्लाई, यानी सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी कि लाओ लाओ सर मुझे शेयर दे दो। एप्लीकेशंस आएंगी, यानी सबसे पहला जो काम होगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का मतलब पीपल, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो अप्लाई कर रही है कि हाँ सर मुझे शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो। ठीक है, जितने मर्जी शेयर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली इश्यू लिमिट के अंदर। ओके, देन हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई तो हम इन एप्लीकेशंस के ऊपर विचार करने के बाद लोगों को, जिन जिन लोगों को हमने शेयर्स देने होंगे उनको शेयर्स दे देंगे, और इस प्रोसेस का नाम रखा गया अलॉटमेंट। यानी सर सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन के बाद आपने शेयर्स को अलॉट किया, यानी जिन जिन लोगों को आपने शेयर्स देने थे कि हाँ भाई तेरे को मैं शेयर इशू कर रहा हूं, तेरे को इशू कर रहा हूं, आपने शेयर इशू कर, यानी अलॉट कर दिए। इशू करने का मतलब उनको अलॉट कर दिया। तो सेकेंड प्रोसेस ये हो गया। देखो क्या होता है कि कंपनी ना अपने शेयर्स का पैसा एक साथ नहीं मांगती। होता क्या है, देखो सपोज ₹10 शेयर की वैल्यू थी, हमने लास्ट क्लास में बातें की थी कि इस वैल्यू को क्या बोलते हैं। सर इस वैल्यू को फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू बोला जाता था। ठीक है जी, ये इसके नाम थे। ओके, कंपनी ने बोला कि अच्छा आप लोग क्या 10 रुपए हमें पर शेयर, यानी देखो जो भी बंदा शेयर खरीदेगा, सपोज मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये बोलते हैं कंपनी को कि लाओ मुझे ना 5000 शेयर दे दो। हमने कहा ठीक है, लाओ 5000 मल्टीप्लाई 10 रुपए, 50,000 रुपए दे दो। कहते नहीं यार मेरे पास इकट्ठे नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को लगा कि यार ये प्रॉब्लम आ सकती है लोगों के पास कि इकट्ठे पैसे ना हो, तो कंपनी ने बोला कि ठीक है हम ना 10 रुपीज एक साथ नहीं डिमांड करेंगे लोगों से, हम इंस्टॉलमेंट्स पे डिमांड करेंगे। कंपनी ने बोला कि हम लोग ना, जब लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स को, यानी जब लोग एप्लीकेशंस भेजेंगे कि हाँ मुझे शेयर दो, मुझे शेयर दो, तो रिक्वायरमेंट रख दी कि आप लोगों को 2 रुपीज पर शेयर देना पड़ेगा, कि आप लोग 2 रुपए पर शेयर के साथ, सपोज एक पर्सन 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको 10,000 मल्टीप्लाई 2, 20,000 रुपए देके कंपनी के पास 10,000 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, कंपनी ने कहा अगर आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद प्रोसेस आएगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का। कंपनी ने बोला जब लोगों से एप्लीकेशन आ गई फिर हम अलॉट करेंगे। अलॉटमेंट करते हुए हम लोगों से बोलेंगे कि लाओ अब 2 रुपए और शेयर, 2 रुपए पर शेयर और दे दो। यानी कंपनी ने बोला कि हम लोग चलो इसको 3 कर लेते हैं कि 3 रुपीज पर शेयर और दे दो। यानी कंपनी ने क्या किया कि 2 रुपीज यहां रिसीव किए, 3 यहां रिसीव किए। 10 रुपीज का शेयर था, 3 और 2 5 रुपए तो सर आ गए, कितने रह गए अभी 5 और रह गए। अब ये हमारे पास 2 स्लॉट्स बच गए, मैंने यहाँ 2 रखे, 2 से ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रही है, उसका कारण हो सकता है कि शेयर होल्डर्स के पास इकट्ठा पैसा ना हो, तो कंपनी ने बोला ठीक है एप्लीकेशन जब करोगे 2 रुपए दे देना, अलॉटमेंट जब करोगे 3 रुपए दे देना। कंपनी ने बोला इसके बाद ना जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम आपसे पैसा मांगते रहेंगे, क्योंकि शेयर की वैल्यू 10 थी, अभी तक आपने 5 रुपए दिए। तो कंपनी ने बोला कि हो सकता है जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट कॉल कर लेंगे, यानी हो सकता है इसको भी डिवाइड कर लें, जो रिमेनिंग 5 है उसको अगर हम और किस्तों में मांगे तो हम फर्स्ट कॉल कर देंगे, लाओ इसके ऊपर आप 3 रुपए दे देना, जो 2 रुपए बैलेंस रहे थे वह फाइनल कॉल पर दे देना। अगर ये फाइनल कॉल नहीं होती, कंपनी ने बोला 2 रुपए रह गए थे ना, तो मैं एक एक करके डिमांड करते हैं, अगर वो एक एक करके डिमांड करते हैं तो फिर यहां पर 1 मांगेंगे, इसको सेकंड कॉल बोलूंगा, फिर इसके बाद फाइनल आएगी। यहां पर कंपनी ने 2 रुपए यहां डिमांड कर दिए। तो इस तरीके से कंपनी का इश्यू प्रोसेस रहा। सबसे पहले कंपनी ने इनवाइट किया लोगों को कि आओ मेरे शेयर्स खरीदो,
फिर लोगों ने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद कंपनी ने शेयर अलॉट किए, 3 रुपए और आ गए, 3 और 2 5 रुपए आ गए। फिर कंपनी ने 3 रुपए यहां मांगे, ठीक है। अच्छा हाँ जी दोस्तों, तो हमने इशू प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया। सबसे पहले कंपनी इनवाइट करेगी लोगों की, आओ मेरे शेयर्स खरीदो। उसके बाद कंपनी के पास जब शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाएगी तो कंपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करके अलॉटमेंट करेगी, यानी फर्स्ट एप्लीकेशन देन सेकंड अलॉटमेंट होगा। उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कॉल्स के अकॉर्डिंग कंपनी पैसा मांग लेगी। इस तरीके से हम अपनी फेस वैल्यू कंपनी शेयर्स की पूरी डिमांड करेगी। तो आई होप आप लोगों को इशू प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया। सर अब इशू प्रोसेस तो समझ आ गया, अब इसके अलावा और हमें क्या करना है? देखो अब ना हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल इसके बाद आता है कि हम शेयर्स को इशू करना तो सीख गए, बट शेयर्स को इशू करने की ना कुछ टर्म्स होती हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक बनता है टर्म्स ऑफ इशू का ही बनता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छे से तब तक नहीं कर सकते जब तक ये छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो प्लीज इस पूरे प्रोसेस को समझ के चलना। ये बिल्कुल ऐसा काम है जैसे कि आप कुछ नॉर्मल दुकान पे बैठ के सेल कर रहे हो, बहुत आसानी से समझ आएगा अगर इस चैप्टर को समझने की कोशिश करोगे तो चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज टर्म्स ऑफ इशू। हाँ दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ इशू। टर्म्स ऑफ इशू का मतलब शेयर्स को किन टर्म्स के साथ इशू किया जा सकता है। तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि शेयर्स को 3 टर्म्स के साथ इशू किया जा सकता है। फर्स्ट का नाम रखा गया एट पार, अभी हम इसकी बातें करते हैं। सेकंड का नाम रखा गया एट प्रीमियम, ध्यान से समझना, और देन फाइनली एट डिस्काउंट। ठीक है, यानी हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं जिनके ऊपर शेयर्स को इशू किया जा सकता है। ठीक है सर, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एट पार को हम ना नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं या फिर फेस वैल्यू भी बोल सकते हैं, हमने पढ़ लिया ये चीज। सर इसका मतलब कि नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब जो शेयर की रियल वैल्यू है उसी पे शेयर इशू होगा। यानी अगर शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है तो हम पब्लिक को शेयर उसी पे इशू कर रहे हैं, उसी पे बेच रहे हैं। तो अगर कोई बंदा 1000 शेयर के लिए, कोई भी पर्सन 1000 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो उसको 1000 मल्टीप्लाई 10,000 रुपीज टोटल देने पड़ेंगे। सिंपल सी बात, एट पार का मतलब एट फेस वैल्यू या एट नॉमिनल वैल्यू जब शेयर को इशू किया जाता है। ठीक है जी, एट पार समझ आ गया। एट प्रीमियम का मतलब है मोर देन फेस वैल्यू या मोर देन नॉमिनल वैल्यू। यानी कि जब हम शेयर को मोर देन फेस वैल्यू या फिर मोर देन नॉमिनल वैल्यू इशू कर रहे हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? यानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 का शेयर मैंने 10 में ना बेच के 10 से ज्यादा बेचा। सर कितना ज्यादा हो सकता है? 12 में बेचा हो, 13 में, 15 में, 20 में बेचा हो। सर मैक्सिमम कितने का बेच सकते हो आप? नो लिमिट ऑफ प्रीमियम, यानी देयर इज नो लिमिट ऑफ प्रीमियम। 10 का शेयर 10,000 में भी बिक सकता है। सर ये क्या बातें कर रहे हो? 10 का शेयर 10,000 में कौन खरीदेगा? जो चीज भाई है ही 10 रुपए की उसको 10,000 रुपए का लोग क्यों खरीदेंगे? अरे बिल्कुल खरीदेंगे। रिलायंस कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10-20 रुपए है, ठीक है, पर आज उसका शेयर मार्केट में 2100 पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, यानी देखो सोचो 10 रुपए का शेयर मार्केट में 2100 पे है। ऐसे ही बहुत सारे शेयर है। एमआरएफ का शेयर एक 80,000 का शेयर है। एमआरएफ कंपनी जो टायर्स बनाती है उसका शेयर 80,000 का है। तो सर क्या उसकी फेस वैल्यू भी 80,000 है? नहीं, फेस वैल्यू तो बहुत कम है। तो सर ये प्रीमियम का चक्कर है क्या? जो कंपनी की मार्केट के अंदर गुडविल अच्छी है वो कंपनी एंजॉय करती है प्रीमियम को। कैसे? मेरी एक कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। मैंने सोचा कि मैं मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूं। सपोज मैं रिलायंस का एग्जांपल देता हूं। जैसे रिलायंस ने जियो शुरू किया था, जियो ने वैसे अपने शेयर्स नहीं निकाले अभी। सपोज अगर रिलायंस जियो के शेयर निकालता है तो क्या करेगा? रिलायंस बोलेगा देखो मैं ना जियो के अंदर पता है क्या करना चाहता हूं। वैसे तो ना मैं जियो के अंदर मान लो कि 1 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, एक एग्जांपल है, और इसको 10 रुपए के शेयर में डिवाइड करके 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं। पर मैं पता क्या कहूंगा? जियो वाला क्या कहेगा? जियो वाला कहेगा कि मैं 10 रुपए का शेयर तो है मेरा ही, पर मैं 10 का नहीं, मार्केट में मैं इस शेयर को 20 का बेचूंगा। क्या लोग खरीदेंगे? नहीं, लोग बिल्कुल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि लोग 20 का शेयर खरीद के भी उस शेयर के ऊपर ज्यादा रिटर्न कमाएंगे। यानी जो कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, बहुत प्रॉफिट कमाती है, इन्वेस्टर्स को खुश रखती है, वो कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे इशू कर पाती है, प्रीमियम का बेनिफिट ले पाती है। तो यहां पर प्रीमियम का मतलब है जब कंपनी मोर देन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू अपना शेयर बेच पाती है और एंजॉय कर पाती है अपनी गुडविल को, तो उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। मेजरली कंपनीज इंडिया में प्रीमियम पे शेयर इशू करती है। ठीक है, सो यहां पर हमने 2 प्रोसेस पढ़ लिए, एट पार एंड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू और पार का मतलब
एट फेस वैल्यू, ऑन द फेस वैल्यू। ओके, फाइनली हमारे पास है एट डिस्काउंट। आपको जान के खुशी होगी कि कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 बोलता है कि कोई भी इंडियन कंपनी डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स इशू नहीं कर सकती विद सम एक्सेप्शंस। एक ही एक्सेप्शन है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यानी डिस्काउंट पे शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 बोलता है। अच्छा सर, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं हो सकते, पर डिस्काउंट का मतलब है क्या? डिस्काउंट का मतलब जैसे देखो, यहां पर प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू था, डिस्काउंट का मतलब कि लेस देन फेस वैल्यू या लेस देन नॉमिनल वैल्यू पे शेयर इशू हो रहा है। 10 का शेयर 8 में बेच दो, 9 में बेच दो, ऐसा होता था पहले। ठीक है, पहले का मतलब 2013 में ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। 2013 से पहले ऐसा हुआ करता था कि शेयर डिस्काउंट पे भी इशू होते थे। ठीक है जी, बट अभी हमें ये अलाउड नहीं है करना, तो हमने इस प्रोसेस को अपने इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर पढ़ना भी नहीं है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू है। सर आप एक एक्सेप्शन की बातें कर रहे थे, यहाँ पर की एक्सेप्शन है। जैसे सेक्शन 53 ने बोला कि कोई कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती। सेक्शन 54 आया और वो बोलता है कि अगर ना आप शेयर्स जो हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। सर नया वर्ड आ गया आपके पास, स्वेट इक्विटी शेयर्स अगर इशू कर रहे हो तो आप इन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसकी बातें हम थ्योरेटिकल पार्ट में आगे करेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं है। बस एक एक्सेप्शन है, एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि सर इन विच केसेस डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकता है, तो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर के केस में हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया। हमने टर्म्स ऑफ इशू फाइनली कंप्लीट कर लिया और अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज की तरफ जा सकते हैं। चलिए सीखते आगे। हाँ जी दोस्तों, तो बहुत सारी थ्योरी इकट्ठा करने के बाद अब हम प्रैक्टिकल समझने के लायक हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकल समझने में इस चैप्टर में हमें करना क्या है? सर किस तरीके के प्रैक्टिकल हमारे सामने आएंगे? अरे बच्चों कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है आपने इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना। जर्नल एंट्री, कुछ बैलेंस शीट के क्वेश्चन है जो हम आराम से कर सकते हैं। मेनली आपने जर्नल एंट्रीज को कवर करना है। जर्नल एंट्री में सर सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी? बस अपना इशू प्रोसेस ध्यान रखो, यानी जो आपका शेयर्स इशू करने का प्रोसेस था उसको ध्यान रखो। सारी एंट्रीज ऐसे हो जाएंगी। देखो ध्यान से, इशू प्रोसेस में सबसे पहले क्या था कि सर जब आप इनवाइट कर दोगे, इनविटेशन दे दोगे, कंपनी जब इनविटेशन दे देगी तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है, सबसे पहले यही था हमारे इशू प्रोसेस में कि कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव होंगी। जब एप्लीकेशन रिसीव होंगी तो उसमें क्या होगा? अगर हम और थोड़ा डीप जाके सोचे, लोग बोलेंगे कि लाओ मुझे ना इतने शेयर्स दे दो, मल्टीप्लाई ये लो जो तुम्हारी एप्लीकेशन मनी है। ठीक है, सपोज मैंने 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू पे 2 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे हैं और सपोज कोई बंदे जो पैसे अप्लाई कर रहे हैं तो वो बोलेंगे ठीक है लो, कंपनी को बोलेंगे ये लो हमें शेयर्स दे दो। तो होगा क्या? सिनेरियो ये बनेगा कि कंपनी के पास पैसा आएगा और जब पैसा आएगा तो उसकी एंट्री तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 सर ये पैसा किस लिए आ रहा है? लोग क्या चीज के लिए पैसा दे रहे हैं? लोग पैसा दे रहे हैं शेयर एप्लीकेशन के लिए। यानी आप लोगों के पास एप्लीकेशन मनी का पैसा आ गया, आप लोगों के पास मतलब कंपनी के पास। आप किसके रिस्पेक्टिव में काम कर रहे हो? किसके रिस्पेक्टिव में अकाउंटिंग हो रही है? कंपनी के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग हो रही है, तो कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आई होप सो कि इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कंपनी ने शेयर्स का पैसा रिसीव किया, लोगों ने बोला, अप्लाई किया कि लाओ लाओ हमें शेयर्स दो, हमें शेयर्स दो। ध्यान से देखना कि ये कंपनी ने 2 रुपए पर शेयर रिसीव किया। मैं नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन नहीं कर रहा, कितने भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 रुपए के हिसाब से कंपनी ने जो एप्लीकेशन का पैसा है रिसीव किया। तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, ये मेरी एसेट क्रिएट हुई और ये मेरा एक तरीके से क्रेडिटर क्रिएट हो गए कि एप्लीकेशन के लिए मुझे लोगों को देना है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेरी एसेट क्रिएट हो गई और ये मेरी लायबिलिटी बन गई। ठीक है जी, ओके, समझ आई आपको चीज? ठीक है, फर्स्ट एंट्री बहुत आसान थी। सेकंड एंट्री ध्यान से देखना क्योंकि वो इसी से लिंक्ड एक टेक्निकल एंट्री है। फर्स्ट एंट्री जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब मैंने एंट्री कर ली, सेकंड एंट्री क्या बनी? सेकंड एंट्री में मुझे क्या करना था? देखो वैसे तो इसके बाद देखो क्या होगा, आप शेयर्स अलॉट करोगे, यानी अलॉटमेंट का प्रोसेस आएगा। बट अलॉटमेंट से पहले ना मैं इस पैसे को थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या होगा, एप्लीकेशन आई, इसके बाद अलॉटमेंट आएगी, फर्स्ट कॉल, आप जहां तक कॉल्स करोगे वहां तक पैसा आता रहेगा। तो हर बार क्या न्यू लायबिलिटी बनाओगे?
नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं, हमारे पास न्यू लायबिलिटी नहीं बनाएंगे। तो हम ना इस पैसे को एक जेन्युइन लायबिलिटी, एक सिंगल लायबिलिटी में ट्रांसफर करते जाएंगे कि हाँ देखो जो लोगों ने हमें पैसा दिया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन जो हमें ऊपर आया था उसको हम डेबिट करेंगे और बोलेंगे कि इस लायबिलिटी का पैसा हम ट्रांसफर कर रही है एक जेन्युइन लायबिलिटी में जिसका नाम रखा गया शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी बेसिकली हमें ये पैसा शेयर कैपिटल के लिए तो मिला था, तो हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बीइंग अमाउंट एडजस्टेड रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, जो हमें एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ था हमने उसको एडजस्ट कर लिया। तो आई होप सो आपको ये सेकंड एंट्री भी क्लियर हो गई है। फर्स्ट एंट्री में हमने एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया, सेकंड एंट्री में हमने उस पैसे को एडजस्ट कर लिया। थर्ड एंट्री क्या होगा आपके पास अगला प्रोसेस, सर अलॉटमेंट आई है, यानी हमने आई नहीं है, अलॉटमेंट की होगी। एप्लीकेशन आपके पास रिसीव होगी, उसके बाद आपने बोला होगा, कंपनी ने बोला होगा कि हाँ मैं किन किन लोगों को पैसा शेयर्स दे रही हूं, अलॉट किए होंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी ने क्या बोला होगा, देखो एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन के साथ ही तो अलॉटमेंट नहीं हो गया होगा ना, कंपनी ने कुछ टाइम लिया होगा कि हाँ मान लो 10 दिन का 15 दिन का टाइम लिया और बोला कि हाँ अब 10-15 दिन हो गए, हमने सारी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लिया, अब हमें शेयर्स देने हैं लोगों को। और बोला होगा कि 10 रुपए की वैल्यू में से जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो 3 रुपए और रिसीव करेंगे लोगों से, यानी जिन जिन लोगों को शेयर्स मिल गए लाओ 3-3 रुपए पर शेयर और दे दो। तो कंपनी क्या करेगी, इस बार ना पैसा डिमांड कर रही है लोगों से। कंपनी से पैसा डिमांड क्यों कर रही है, कंपनी एंट्री कर रही है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये एंट्री ना समझ नहीं आई, अभी समझ आ जाएगी बेटा, रुको तो। और हमने 3 रुपए डिमांड किए, ध्यान से देखना। कंपनी ने बोला कि लाओ अलॉटमेंट कर रहे हैं हम, 3-3 रुपए पर शेयर दो। देखो पहली एंट्री में क्या हो रहा था, कंपनी के पास पैसा आ गया, उसके बाद कंपनी ने लायबिलिटी बनाई। और अब इस केस में क्या हो रहा है कि हमें पता है कि हमें किन किन लोगों से पैसा आना है, तो मैंने पहले क्या किया कि पहले मैंने डेटर्स क्रिएट किए कि मुझे किन किन लोगों से पैसा लेना है, एक एसेट बनाई कि मुझे इन लोगों से अलॉटमेंट के लिए पैसा लेना है 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से। और वो पैसा आते ही, क्या वो कंपनी का अपना पैसा है, नहीं सर शेयर होल्डर का पैसा है। और शेयर होल्डर का पैसा कहां पर जाएगा, सर शेयर कैपिटल में जाएगा। इसीलिए तो शेयर अलॉटमेंट, यानी इन लोगों से पैसा लेना, इनको डेटर बनाया, ठीक है, यहां पर शेयर कैपिटल आया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप में से आधे बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि सर अगली एंट्री क्या होने वाली है। अरे तुम महान हो बच्चों, बिल्कुल सही सोचा तुमने कि अगली एंट्री क्या होने वाली है। हमारी जो फोर्थ एंट्री होने वाली है, ये जो हमने डेटर बनाया है अलॉटमेंट के लिए, अभी तो डेटर क्रिएट किया है ना, अमाउंट ड्यू किया है, इनसे रिसीव भी तो करना है। देखो 11th क्लास में जब आप छोटे से बच्चे थे ना, अकाउंट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इस एंट्री में आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम कोई भी अमाउंट रिसीव करने से पहले उसकी ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, उसको ड्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करना था, हमने उसके लिए ड्यू किया, उसको एसेट बनाया और उसके लिए रिस्पेक्टिव लायबिलिटी क्रिएट करी। अब हम जब उस पैसे को रिसीव कर रहे हैं तो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, लोगों ने सबने अलॉटमेंट दे दी, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसा आ गया। तो सर ये जो अलॉटमेंट की हमने एसेट बनाई थी, इन्हीं लोगों से पैसा आया ना, तो ये वाली एसेट खत्म हो गई। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपको ये 2 एंट्रीज क्लियर हो गई कि हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करवाई, फिर अलॉटमेंट रिसीव करी। यहां क्या हो रहा था कि पहले रिसीव हो रहा था फिर ड्यू हो रहा था। क्योंकि हमें ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि एप्लीकेशन का टाइम पे आपको सर पता नहीं था किन किन लोगों से पैसा आना है, पर अलॉटमेंट के टाइम पे तो आप श्योर हो गए थे ना कि इन लोगों से ही पैसा आएगा। कैसे सर, जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हीं को तो अलॉटमेंट कर रहे थे ना, तो आपको पता था कि इन लोगों से ही पैसा आना है, इसीलिए पहले मैंने अलॉटमेंट मांगी। कंपनी ने एप्लीकेशन पहले मांगी थी पर पता नहीं था किन लोगों से आना है पैसा, यहां पर मुझे पता था किन किन लोगों से पैसा आना है, तो उन सब लोगों को यहां पर मैंने अलॉटमेंट में ड्यू करवाया, ठीक है, एंड देन अलॉटमेंट को रिसीव किया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है जी। हम लोगों ने 4 एंट्री, एप्लीकेशन का प्रोसेस, अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरा कर लिया। अब हमने क्या करना था, अभी देखो हमारे पास 10 रुपए के शेयर पे 2 और 3 5 रुपए रिसीव हुए, 5 अभी भी बाकी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ना फर्स्ट कॉल कर लेता हूं। फर्स्ट कॉल पे मैंने बोला कि चलो मैं 2 रुपए और डिमांड कर लेता हूं।
तो अब मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, बहुत सारे बच्चे तुम में से पहले ही कर चुके होंगे, चलो ठीक है, फिर भी मैं फर्स्ट कॉल करवा देता हूं, पर फाइनल कॉल तुम खुद करोगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट कॉल। हाँ जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद जब बारी आई फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल का टाइम पे आपने क्या किया? फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपने लोगों से बोला कि लाओ मुझे फर्स्ट कॉल पे जरूरत है पैसे की, 2 रुपए पर शेयर और दो। तो आपने क्या किया होगा? जिन जिन लोगों से पैसा लेना है अगेन उनको ड्यू किया होगा, और ड्यू करने के लिए एंट्री की होगी। अगेन जैसे अलॉटमेंट पे की थी, पता था किन किन लोगों से पैसा लेना है, अलॉटमेंट के लिए लेना था। यहां पर पता है हमें शेयर फर्स्ट कॉल के लिए पैसा डिमांड करना है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा अगेन कंपनी के पास जब आएगा तो लायबिलिटी बनेगी, तो कंपनी उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट कर रही है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जितना भी पैसा अल्टीमेटली तो हमने पूरा 10 रुपीज लायबिलिटी में ही डालना है ना, तो ठीक है, हमने एप्लीकेशन के टाइम पे भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट पे भी किया, यहां फर्स्ट कॉल पे भी कर दिया, कितना 2 रुपीज। ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, हमने फर्स्ट कॉल के मनी को ड्यू करवा दिया। फाइनली इसके बाद क्या होगा? जब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, इसके बाद पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो फिर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सर, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये जो एसेट बनाई थी ये एसेट खत्म हो जाएगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी इन लोगों से पैसा आ गया, डेटर खत्म कर दिया, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट कॉल तक अपनी सारी एंट्री कर दी। अब तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फाइनल कॉल की एंट्री करवाने की जरूरत है? फाइनल कॉल पे तुम लोगों ने कितना पैसा रिसीव करना है? मैं यहां सेकंड कॉल नहीं कर रहा, डायरेक्टली फाइनल कर रहा हूं, 3 रुपए। फाइनल कॉल की एंट्री तुम मुझसे करवाना चाहते हो, क्यों मेहनत करवा रहे हो? चलो ठीक है, कर देता हूं। फाइनल कॉल के लिए सबसे पहले क्या करोगे? शेयर फाइनल कॉल ड्यू करवाओ, फास्ट फॉरवर्ड में करो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, पैसा ट्रांसफर करो कैपिटल में, शेयर कैपिटल के अंदर पैसा चला गया। ठीक है, कितना? 3 रुपीज से ट्रांसफर कर दिया। फाइनली जब ये पैसा आ जाएगा तो क्या एंट्री बनेगी? लास्ट एंट्री हमारी 8th, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्या मंत्र मारे यार मैंने इसमें, दिस खत्म, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। आपके पास 3 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल रिसीव हो गई, कैपिटल के अंदर आपका टोटल 10 रुपए चला गया। ठीक है जी, कोई पैसा बचा जो आपका रिसीव होने से रह गया? नहीं सर, हमें सारा पैसा रिसीव हो गया। ये है इस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब बताओ कि क्या मुश्किल है? ऐसे ही तुमने हुआ बना रखा चैप्टर मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 10 रुपए जो है हमेशा रिसीव हो जाएंगे पूरे के पूरे? नहीं, कुछ शरारती तत्व होंगे ऐसे जो पैसा देने से फेल भी होंगे, तो उनके लिए हम कुछ अलग ट्रीटमेंट करेंगे जो आगे फर्दर क्लासेस में सीखने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ऐसे दरियादिल भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे जो बोलेंगे कि ठीक है आप सारा पैसा एक ही साथ ले लो, यानी पूरा पैसा जो हम कॉल्स पे इंस्टॉलमेंट्स पे लेने वाले हैं वो एक साथ देने को तैयार हो जाएंगे, तो उनकी भी ट्रीटमेंट सीखेंगे। अच्छा, और अभी हमने जो एंट्री करी है इन रिस्पेक्ट ऑफ पार सीखी, यानी एट पार पे सीखी है। अभी हम इन्हीं एंट्रीज में मॉडिफिकेशन करते करते एट प्रीमियम पे भी जाएंगे और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में तो हमने इतना ही किया कि हमने सबसे पहले शेयर्स का इशू प्रोसेस समझा, फिर टर्म्स ऑफ इशू और फाइनली प्रैक्टिकल एंट्रीज देख ली कि इस तरीके से आपकी प्रैक्टिकल एंट्रीज आगे बढ़ने वाली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टर्म्स ऑफ इशू जो हमने किया था पार और प्रीमियम के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर इस चैप्टर की आपने 2 क्लासेस की थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आपको आगे आने वाले प्रैक्टिकल पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस ध्यान से करते जाओ इसको। मुझे पता है चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, वीडियो आपने लाइक कर दी है और शेयर करने का प्लान आपने कर लिया है। चैप्टर के सिंप्लीफाइड नोट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।